हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कुछ 12th साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ये जो एमसीक्यू है या तो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो आपके गुड साइट एग्जाम में आपको काम लगेंगे। और ये सारा कलेक्शन पिछले कुछ सालों के दौरान पूछे गए पेपर से लिया गया है। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P is placed as shown. Which of the following statement is correct? सो फ्रेंड्स, यहां पर हमें एक डाइपोल दिया गया है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन हम प्लस चार्ज को कंसीडर करते हैं और ये माइनस चार्ज तक जाती हुई होती है। और यहां देखने से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा फोर्स लग रहा है देन दी पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये जो फोर्स है F ऑफ माइनस क्यू इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन F ऑफ प्लस क्यू। तो इस हिसाब से डाइपोल जो है वो खुद से ही नेगेटिव की चार्ज की डायरेक्शन में ट्रैक करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन सी है वो इसी बात को इंडिकेट करता है। डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। सो यही हमारा सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। A system has two charges QA equal to 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb located at point A 0 minus 15 centimeter and B 0 plus 15 centimeter respectively. What is electric dipole moment of the system? Dipole is two unlike charges separated by finite distance, and the direction of dipole is always from negative charge to the positive charge. यहां डाइपोल के दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर 2a इज इक्वल टू RA माइनस RB। अब RA के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये है 0 एंड माइनस 15 सेंटीमीटर और RB के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये है 0 एंड प्लस 15 सेंटीमीटर। सो कुल मिला के दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बनेगा 0 माइनस 30 सेंटीमीटर। अगर हमें दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये बन जाएगा 30 सेंटीमीटर या फिर 30 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल चुका है। हमारा लक्ष्य डाइपोल मोमेंट प्राप्त करना है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 2a टाइम्स Q। सो ये वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है 75 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9 या फिर 7.5 into 10 raised to minus 8 coulomb meter. So A is a correct answer for given question. A point charge Q is placed at the center of cube of side length L. Electric flux emerging out from the cube is. So flux coming out through any closed surface that follows formula phi is equal to sigma q by epsilon 0. It is irrespective of shape of surface. ये कोई भी बंद बॉडी हो सकता है, ये क्यूब हो सकता है, ये स्फेरिकल बॉडी हो सकता है, तो ये किसी भी तरह का क्लोज बॉडी होगा। इसके किसी भी तरफ से बाहर आने वाला फ्लक्स जो होगा इसका नेट वैल्यू हमेशा इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज वैल्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 जैसा जितना होता है। तो यहां हमारे पास जो बॉडी है वो क्यूब फॉर्म में है
और इस क्यूब में Q चार्ज ट्रैप है, इसीलिए यहां से बाहर आने वाला फ्लक्स phi is equal to Q by epsilon 0 बनेगा. So A is a correct answer. Refer the arrangement of charge in figure and a Gaussian surface of radius r with Q at the center. Then यहां एक हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है जिसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो Q प्लस -2Q है, यानी कि कुल मिला के इस बॉडी के अंदर चार्ज है -Q, और इस वजह से इस बॉडी से बाहर आने वाला फ्लक्स जो है वो सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन 0 के अकॉर्डिंगली -Q बाय एप्सिलॉन 0 बनेगा. अब इस गाउसियन सरफेस से बाहर कहीं दूर phi Q चार्ज रख दीजिए तो भी इस बॉडी से बाहर आने वाले फ्लक्स में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. So total flux through the surface of a sphere is -Q by epsilon 0. So B is appropriate answer in present case. Potential at a point P due to a charge of 4 into 10 raised to -7 coulomb located 9 centimeter away is. So friends, जैसे आप जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की फॉर्मूला है KQ डिवाइडेड बाय R, और Q का वैल्यू होता है 9 into 10 raised to 9, जबकि Q दिया गया है 4 into 10 raised to -7 डिवाइडेड बाय R जो कि सेंटीमीटर में है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा 9 into 10 raised to -2 मीटर. ये और ये कैंसिल हो गया, और अब आप ये आंसर ओरली भी लिख सकते हैं दैट दिस इज 4 into 10 raised to 4 वोल्ट. So C is a most appropriate answer. Equipotential at a greater distance from the collection of charges whose total sum is not zero are approximately. So friends, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा अनइवन शेप है और जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो नेट सम है ये नॉन जीरो है. सो डेफिनेटली इसकी वजह से यहां कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर आ रही होगी. लेकिन अगर जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे इसको देखेंगे तो इसका जो शेप होगा वो एक तरह से स्फेरिकल शेप होगा, यानी कि किसी पॉइंट से बाहर आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, बिल्कुल ही उसी तरह ये दिखेगा. तो यहां पर इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा A. Dielectric strength of air between the conductors for 1 centimeter distance between them is 3 into 10 raised to -6 volt per meter. The potential difference correspond to. तो यहाँ कोई दो कंडक्टर है जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो फ्रेंड्स ये तो बड़ा सिंपल है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, V is equal to E times D. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पहले से ही दिया गया है 3 into 10 raised to 6, और डिस्टेंस हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 into 10 raised to -2 मीटर. सो कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा 3 into 10 raised to 4. सो डी आंसर सही आंसर गिना जाएगा. If have energy of a 100 microfarad capacitor charged to 6 kilovolt could all be used to lift a 50 kg mass, then the greatest vertical height through which a mass could be raised is. So friends, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ग्रामेटिकल एरर है. यहां ऐसा कहने की कोशिश की गई है कि अगर कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी जो है इसे आप किसी तरह से किसी मास को लिफ्ट करने में इस्तेमाल करें तो वो मास कितनी हाइट गेन कर सकता है. वैसे तो देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कैपेसिटर की स्टोर एनर्जी से आप किसी मास को लिफ्ट कर लो, लेकिन एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप किसी मास को कितनी हाइट तक पहुंचा सकते हो. तो जैसे आप जानते हैं कि कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी 1/2 CV² फॉर्मूला को फॉलो करती है, और जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी राइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए इसका जो
पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh फॉर्मूला को फॉलो करेगा। तो एक तरह से हम यहाँ पर इसके वैल्यूज अगर पुट आउट करें, जैसे कैपेसिटर का वैल्यू है 100 माइक्रोफराड है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज जो है वो आप लिख सकते हैं 6000 टाइम्स 6000, एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम अप्रोक्सीमेशन के साथ हम 10 ले लेते हैं, और h अभी भी अननोन है हमारे लिए। तो अगर हम 50 और 100 को कैंसिल करें इक्वल टू की दोनों तरफ से, और 2 और 2 को भी कैंसिल कर ले, तो हमारे पास जो बच जाता है वो है 36 टाइम्स 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶, एंड दैट इज इक्वल टू 10h। तो यहां से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और अब हमारे पास h का वैल्यू बचता है 3.6 मीटर। सो A is a correct answer. SI unit of current density is. So friends, current density और current के बीच में क्या रिलेशन है? So जैसे आप जानते हैं कि current I that can be written as J dot A, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं JA cos थीटा, यानी कि अगर हम J को सब्जेक्ट बना लें तो ये हो जाएगा I/A cos थीटा। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो करंट का जो यूनिट होगा इसे हम एम्पियर लिख सकते हैं, और एरिया का जो यूनिट है इसे हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। cos थीटा का कोई ऐसा यूनिट होता नहीं है, तो यहाँ हम इसे नहीं लेंगे। अब जैसे आप देखिए कि ऑप्शन में कहीं पर भी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया गया है, लेकिन आपको दिया गया है एम्पियर इंटू मीटर रेज़ टू -2। तो ये एक ही बात होती है, इसलिए यहाँ पर बी आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज ए EMF ऑफ 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.3 ohms, what is the maximum current that can be drawn from the battery? So friends, यहां पर हमारा फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू I टाइम्स स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो अगर किसी बैटरी से आप करंट निकाल रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन एक स्पेशल केस है जिसे हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो इस केस में हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को सीधा सीधा एक साथ कनेक्ट कर रहे हो, और इस वजह से बैटरी से बाहर आने वाली करंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाती है। सो दैट इज I इज इक्वल टू E/R। सो यहाँ पर जो E है वो 12 है और R जो है वो 0.3 है, जिसे हम लिख सकते हैं 12 टाइम्स 10/3। So this get cancel out, 12 and 3, तो रिजल्टेंट आपके पास बनता है 4 टाइम्स 10 यानी कि 40 एम्पियर। So C is a correct answer. Kirchhoff's junction rule represents. So दोस्तों, किरचॉफ जंक्शन रूल एक तरह से किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंसीडर किया जाएगा, यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जंक्शन के ऊपर नेट कितना चार्ज आता है और कितना चार्ज जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जंक्शन पे कहीं से भी कोई चार्ज आएगा उतना ही चार्ज उस जंक्शन से बाहर निकल जाएगा, यानी कि किसी भी कंडीशन में जंक्शन पे नेट सम ऑफ चार्ज 0 ही रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। A metal rod of a length 10 cm and rectangular cross section of 1 cm times ½ cm is connected to a battery across opposite faces. The resistance will be. अब हमारे पास तीनों कंडीशन में कनेक्शन मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, और इन कनेक्शन के लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास गिवन कंडीशन के मेटल स्लैब के लिए कनेक्शन की। अब जैसे आप जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया।
यानी कि जिस केस में लेंथ सबसे ज्यादा और एरिया सबसे कम, यही हमारा सबसे सही जवाब गिना जाएगा। और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फिगर ए में, और इसके लिए अप्रोप्रिएट है ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। Relation between permittivity of free space epsilon 0 and permeability of free space mu 0 and speed of light in a free space is, so permittivity epsilon 0 और mu 0 का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है 1/c², या तो फिर इसे लिखा जाता है c⁻²। सो C is a correct answer for given question. What is the radius of the path of an electron moving at a speed of 3 × 10⁻⁷ meter per second in a magnetic field of 6 × 10⁻⁻⁴ Tesla perpendicular to it? So friends, force acting on a charge in a uniform magnetic field is given by formula F is equal to Q times V cross B. As we know, here Q is nothing but it is a charge of an electron, that's why we need to take it as -E, and a force magnitude may be written as E times V cross B. डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, और अगर हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो हम EVB ही लेंगे, और इसी फोर्स को बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, जिसे हम mv²/r से एक्सप्रेस करेंगे। ये दोनों ही फोर्स को हम लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू QVB। यहाँ से हम V की पावर को कम कर देते हैं, और अगर हम R को सब्जेक्ट बनाए तो हमारा इक्वेशन बनेगा mv/QB। अब जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें R मिल जाएगा। m का वैल्यू है 9 × 10⁻31, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Velocity is a 1/10 of speed of light, that is 3 × 10⁻⁷. Charge is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb, and magnetic field is 6 × 10⁻⁻⁴ Tesla. That all gives us answer, that is 0.2812 meter, or else we can write it as 28.12 centimeter. So B is a correct answer. What is the magnitude of the equatorial field due to a bar magnet of a length 5 cm at a distance of 50 cm from its midpoint? The magnetic moment of a bar magnet is 0.40 ampere meter square. As we know, magnetic field on the perpendicular axis of a bar magnet is expressed by the formula of μ0 m divided by 4 pi r cube. So here, if magnitude is only important, then we will not take care about the sign, and we will write it as μ0 means 4 pi × 10⁻⁷ times m, that is 0.4, divided by 4 pi into r⁻³ means it is 0.5 times 0.5 times 0.5. You see 4 pi and 4 pi get cancel out, and here we can write 0.5 as 1/2. So 1/2 times 1/2 times 1/2, and it is denominator of denominator, so that 8 times 0.4 into 10⁻⁷. So this comes out to be 3.2 into 10⁻⁷ Tesla. C is a correct answer. For ferromagnetic substance, as we know that magnetic permeability of a ferromagnetic substance is much larger compared to the vacuum. So magnetic permeability of ferromagnetic substance is approximately 800 to 1000 times than the vacuum. So definitely we can say that mu is much greater than μ0, or else we may say that mu by μ0 is much greater than 1.
or else mu by mu 0 that can be written as mu r, which is much greater than 1. So C is a correct answer here. A closed loop is moving in a uniform electric field between plates of large capacitor. When will the current be induced in a loop? So किसी भी लूप में EMF को जनरेट होने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होना जरूरी है। अब इस केस में आपके पास कैपेसिटर्स की दो प्लेटें दी गई है और इन दो प्लेट के बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि मैग्नेटिक फील्ड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस EMF, and if there is no EMF, we cannot ask anything about the current. So electric field का चेंज यहां करंट इंड्यूस नहीं करा सकता। So D is a most appropriate answer. A meter long metal wire moving perpendicular with the speed of 5 meter per second in a magnetic field of 0.1 Tesla, then induced EMF between two ends of wire is. A value of motional EMF E is equal to BVL. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1 टेस्ला दिया गया है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बोली गई है और लेंथ 1 मीटर है। सो ओवरऑल आंसर आएगा 1/2 या फिर 0.5 वोल्ट। C is a correct answer among given option. Which of the following is not unit of self-inductance? E is equal to L di by dt, or else L can be expressed as E divided by di by dt. यहां L का यूनिट हम वोल्ट पर एम्पियर इनटू सेकेंड लिख सकते हैं, तो यहां ये बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से वोल्ट हम लिख सकते हैं एम्पियर इनटू ओम्स इनटू सेकेंड बाय एम्पियर, तो ओम्स इनटू सेकेंड ये भी इसका यूनिट है, यानी ए आंसर भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस L को हम रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट से भी एक्सप्रेस करते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और करंट का यूनिट एम्पियर। तो वेबर इंटू एम्पियर रेज़ टू -1 ये भी हमारा ऑप्शन है, तो इस वजह से ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब एम्पियर क्या है? एम्पियर इज कूलम्ब पर सेकेंड, सो इस वजह से L का एक और यूनिट हो सकता है वेबर इंटू कूलम्ब रेज़ टू -1 एंड सेकेंड रेज़ टू +1, जबकि गिवन ऑप्शन में ये -1 दिया गया है। सो इसलिए ये डी ऑप्शन सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट नहीं हो सकता है। A light bulb is rated at 100 watt for 220 volt supply. The resistance of bulb is power P is equal to V square by R. So if we make R as a subject of equation, this becomes V square by P. Now V is given, that is 220 volt. So 220 times 220 by power P, that is 100. Cancel it out 0 and your answer comes out to be 484 ohms. So B is a correct answer for given condition. The output of step down transformer is measured to be 24 volt when the connected to a 12 watt light bulb. The value of the peak current is. यहां एक तरह से हमें हिंट दिया गया है कि हम
एसी सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो एसी सर्किट में पावर P इज इक्वल टू Vrms इंटू Irms होता है, यानी कि Irms को P डिवाइडेड बाय Vrms लिखा जा सकता है। अब P का जो वैल्यू है ये दिया गया है 12 और V का जो वैल्यू दिया गया है ये है 24। सो कुल मिला के Irms का वैल्यू आएगा 1/2। अब जैसे हम जानते हैं Irms इज इक्वल टू I मैक्सिमम बाई √2, यानी कि I मैक्सिमम इज √2 टाइम्स Irms। That's why this is √2 times 1/2, or else this can be presented as 1/√2. So A is a correct option. Electric quantity blank is equivalent to mechanical quantity force constant K. दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि मैकेनिक्स में फोर्स F इज इक्वल टू ma लिखा जाएगा और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स F को F इज इक्वल टू माइनस ky लिखा जाता है। और जैसे m और a को d2y अपॉन dt2 लिखा जाता है, इसी को अगर हम माइनस ky से कंपेयर करें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा d2y अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस k/m टाइम्स y। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर एक साथ आ जाता है तो कैपेसिटर ही इंडक्टर को चार्ज करता है और बाद में इंडक्टर ही कैपेसिटर को चार्ज करता है, यानी कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Vc इज इक्वल टू VL, और जैसे आप जानते हैं कि Vc को Q/C और VL को L di/dt से एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर हम di/dt को सब्जेक्ट बना ले इक्वेशन में तो हमारा आंसर बन जाएगा -q डिवाइडेड बाय L इंटू C। अब dq/dt को हम फर्दर d2q/dt2 भी लिख सकते हैं क्योंकि I dq/dt होता है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा -q डिवाइडेड बाय L इंटू C। अब जैसे ही हमारा कंपैरिजन शुरू होता है तो जो क्वांटिटी मैकेनिक्स में मोशन को मेंटेन रहने में मदद करती है वो है मास, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वांटिटी सर्किट में करंट को मेंटेन रहने के लिए मदद करती है वो है इंडक्टेंस। जो क्वांटिटी यहां पर डिस्प्लेसमेंट का काम कर रही है मैकेनिक्स में, वही क्वांटिटी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्प्लेसमेंट का रिप्लेसमेंट कर रही है चार्ज से। अब उसी तरह से आप देखिए यहां पर है स्प्रिंग कांस्टेंट, और वही चीज हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में है 1/c। तो सारे ऑप्शन में हमारा सबसे सही जवाब जो है वो बी ऑप्शन गिना जाएगा। The ratio of contribution made by electric field and magnetic field component to the intensity of electromagnetic wave is। यहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के जो रेशियो होंगे वो इक्वल अमाउंट में होंगे, यानी कि सी आपका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। The electric field intensity produced by the radiation coming from 100-watt bulb at a 3-meter distance is E. The electric field intensity produced by radiations coming from 50-watt bulb at the same distance is। So power P is equal to intensity into area, या फिर intensity I is equal to P/A। अब दोनों ही केस में आपका एरिया सेम है, सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। और जैसे हम जानते हैं कि जब पावर हमें 100 वॉट दिया गया है तब हमारा इंटेंसिटी जो है वो है E, और पावर जब 50 वॉट बनता है तब हमें इंटेंसिटी का पता लगाना है। तो इस इंटेंसिटी को हम E डैश एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं
इंस्टेड ऑफ आई राइट इट एज ई, यानी कि I1 की जगह पे हम लिख सकते हैं E और I2 की जगह पे हम लिख सकते हैं E डैश, एंड दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 50। तो ये आंसर आ जाएगा E बाई E डैश इज इक्वल टू 2, या फिर E डैश is equal to E by 2. A is a most appropriate answer. In a plain electromagnetic wave, electric field oscillate sinusoidally at a frequency of 2 into 10 raised to 10 Hz and amplitude 48 volt per meter. What is the wavelength of a wave? For any electromagnetic wave, lambda times frequency is a speed of electromagnetic wave, or lambda is equal to C by nu. C is 3 into 10 raised to 8 and the value of nu is 2 into 10 raised to 10. So the answer is 1.5 into 10 raised to minus 2 meter. C is a correct answer among all options. If the lower half of concave mirror is blanked, then concave mirror में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अगर हम इसके आधे हिस्से को नॉन रिफ्लेक्टिव बना दे तो जो भी इमेज फॉर्म होगा वो आधे रेडिएशन की वजह से होगा, और आधे रेडिएशन की वजह से इमेज जो फॉर्म होगा वो क्लियर नहीं होगा। सो यहां इंटेंसिटी of image will decrease. When a light wave travels from air to glass, for any electromagnetic wave, frequency never changes. Frequency is a property of origin, while wavelength is a property of a material medium. So with respect to medium, wavelength may change but the frequency remains same. Now, as we know, a refractive index of a material medium can be expressed as C by V. C is a product of lambda times frequency and V is a product of wavelength in a new medium with the frequency nu. So यहां फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, इसलिए इसे कैंसिल किया जा सकता है और लैम्बडा डैश को हम लैम्बडा बाई n लिख सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ n is always greater than 1, so that's why lambda dash is always less than lambda. That shows कि दूसरे मीडियम में जाते ही लाइट की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी। सो ए इन सारे ऑप्शन में सबसे सही आंसर होगा। अ फिश विच इज एट अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर इन अ वाटर इज व्यूड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द बैंक ऑफ लेक. Its apparent depth as observed by the observer is. When object is in denser medium and observer is in rarer medium, then we use formula Hi by Ho is equal to Nr by Nd. यहाँ इमेज कहाँ पर है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें फिश की रियल डेप्थ पता है जो है 12 सेंटीमीटर. Refractive index of rarer medium is 1, that is air, and refractive index of denser medium is 4/3.
तो हम HI इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स 12 लिख सकते हैं और 4 और 12 को कैंसिल करने पर 3 बचता है और 3 टाइम्स 3 लेने पर 9 सेंटीमीटर बनता है। तो यहां हमें फिश 9 सेंटीमीटर डेप्थ पे दिखाई देगी। अब एक कॉमन लॉजिक है दोस्तों कि जब हम किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो हमें डेंसर मीडियम में चीज थोड़ी सी ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई दिखती है, यानी किसी भी कंडीशन में हमारा आंसर 12 और 16 तो हो ही नहीं सकता था, और ये इतना भी कम नहीं हो जाएगा कि जिससे ये वैल्यू ओवरऑल डेप्थ से बहुत कम हो जाए। तो इसलिए आप लॉजिकली सोचते तभी भी आपका आंसर 9 ही बन जाता। In an equilateral prism, if incident angle is 45 degree, then minimum deviation is. So equilateral prism में इसकी तीनों तरफ जो होती है वो इक्वल होती है, यानी हमें यहाँ प्रिज्म एंगल 60 दिया गया है, ये समझ लेना है। और एक स्पेशल केस की तरह हम इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल को सेम ले लेंगे, दैट इज 45 डिग्री। सो फ्रॉम कंडीशन A प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू I प्लस E, हमारे पास तीन एंगल पहले से ही मौजूद है। प्रिज्म एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, डेल्टा इज अननोन, इंसिडेंट एंगल इज 45 डिग्री एंड एमर्जेंट एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। So deviation angle we can write it as 90 minus 60 degree, or else we take it as 30 degree. A is a correct option. If f is equal to 0.5 meter for a glass lens, what is the power of lens? Power is equal to 1 by f. So power P is equal to 1 by 0.5, which is equal to 2 diopter. अब यहाँ पर फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपका पावर भी जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। So D is a correct answer. In Young's double slit experiment, if the width of fourth bright fringe is 2 into 10 raised to minus 2 centimeter, the width of sixth bright fringe will be. So Young's double slit experiment में अगर आपके पास फ्रिंजेस बन के आए हुए हैं तो ये फ्रिंजेस का विड्थ हमेशा एक जैसा रहता है, यानी आप फ्रिंज फर्स्ट ले लो या फिफ्थ ले लो, सारे के सारे फ्रिंजेस का विड्थ एक बराबर ही होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे फ्रिंजेस का विड्थ बदलने वाला नहीं है और इस वजह से हमारा आंसर सेम टू सेम ही रहेगा, यानी कि 2 into 10 raised to minus 2 centimeter. So C is a correct answer. The bending of beam of the light around the corner of obstacle is called. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जब लाइट किसी ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करती है तो शार्प एज के आसपास ये लाइट थोड़ी सी शेडो रीजन में बेंड हो जाती है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस शेडो वाले रीजन में चली आती है। इसी प्रोसेस को हम बेंडिंग कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। Two slits are made 1 millimeter apart, that is D is equal to 1 millimeter, and screen is placed 1 meter away, so that is capital D is 1 meter. What is the fringe separation when the blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? So we need xn plus 1 minus xn, that is x bar, where lambda is given to you, which is 500 nanometer. So as you know, from Young's experiment we can write dx bar by d, that can be written as lambda, or else we can write it as x bar, that is equal to lambda times d divided by small d. Now we know all the values, let's put all the values. So lambda is 500 nanometer or 5 into 10 raised to minus 7 meter, d is 1, and divided by small d is 1 millimeter, that is 1 into 10 raised to minus 3.
So overall your answer comes out to be 5 into 10 raised to minus 4, or else we can write it as 0.5 into 10 raised to minus 3, or else we can write 0.5 millimeter. So A is a correct answer. The condition for obtaining secondary maxima in the diffraction pattern is due to single slit is. So that formula is A sin theta times A sin theta is equal to 2n minus 1 lambda by 2. So the correct answer is B. Variation of photoelectric current with the intensity of light is shown by graph. So above threshold frequency, if you rise intensity of current, accordingly the photocurrent will also rise. So जैसे जैसे हम किसी सरफेस के ऊपर फॉल होने वाली लाइट की अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबाव है, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बढ़ जाएगा. सो अकॉर्डिंगली फोटो करंट भी बढ़ जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन में रहेगा. सो डी इज अ करेक्ट आंसर. De Broglie wavelength associated with an electron accelerating through a potential. So de Broglie wavelength associated with a moving particle is given by lambda is equal to h divided by m times v. यहाँ h का वैल्यू 6.625 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31, जबकि वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 3 इंटू 10 रेज़ टू 7 मीटर पर सेकेंड हम ले सकते हैं. 6.625 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 प्लस 31 माइनस 7, यानी कि हमारा आंसर यहां बन जाएगा 0.25 टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, जो एक्सरेस की रेंज है. इफ EP and EK represents potential energy and kinetic energy respectively of an orbital electron, then according to Bohr theory, Bohr theory के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r फॉर्मूला को फॉलो करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kq²/r² को फॉलो करता है. अगर ये दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे से कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं mv²/r दैट इज इक्वल टू kq²/r². अब यहां से r की एक पावर को रिमूव कर लेते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1/2 mv² दैट इज इक्वल टू kq²/2r, या फिर 1/2 mv² को हम EK लिख देते हैं यानी कि काइनेटिक एनर्जी, सो दैट कैन बी रिटन एज kq²/2r. अब इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा kq²/r, बट दैट इज नेगेटिव इन नेचर. तो अगर हम EK/EP का रेशियो निकालेंगे तो ये बन के आएगा kq²/2r डिवाइडेड बाय kq²/r विथ नेगेटिव साइन. अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होता है देखिए, r और r कैंसिल हो जाएगा, q² और q² कैंसिल हो जाएगा, k और k कैंसिल हो जाएगा. सो वी लेफ्ट विथ EK/EP दैट इज इक्वल टू -1/2, और एल्स EK इज इक्वल टू -EP/2. ये सारे ऑप्शन में A सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा. Highest energy level of an electron correspond to n is equal to infinity and it has energy of blank electron volt. So energy of an electron in nth orbit for the hydrogen atom is given by formula 13.6 divided by n square electron volt. If we have n is equal to infinity, then this becomes E infinity that is equal to 13.6 by infinity electron volt, and something by infinity lends to the answer 0. So A is a correct answer among all. A hydrogen atom in its ground state absorbs 10.2 electron volt of energy. The orbital angular momentum is increased by. ग्राउंड स्टेट में घूमने वाला हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से एनर्जी गेन करता है तो वो अपने हायर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिस्ट करेगा. तो ये कौन से ऑर्बिट में जाएगा, ये पहला सवाल है.
So energy associated with electron in any orbit is given by formula 13.6 by n square electron volt. ग्राउंड स्टेट में होने की वजह से n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो इसका प्रेजेंट एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये कहीं से एनर्जी गेन कर रहा है तो अब इसका नया एनर्जी हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि न्यू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is now E is equal to minus 3.4 electron volt. Let's compare this energy with energy of nth orbit equation 13.6 electron volt by n square. Minus 13.6 by n square, that is equal to minus 3.4. Or else we can directly say n square is equal to 4 और n is equal to 2. So यहां इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिट कर रहा है। अब यहां पर इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम nh by 2 पाई यानी कि h अपॉन 2 पाई है, जो अब L2 is equal to 2nh by 2 पाई बन जाएगा। तो इसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना होगा? डेफिनेटली इट इज h by 2 पाई। वैल्यू ऑफ h इज 6.625 into 10 raised to minus 34 by 2 times 3.14, which lends to the answer 1.05 into 10 to the power minus 34 joule second. A is a correct answer. Heavy stable nuclei have more neutron than proton. This is because of heavy nucleus में प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स और ज्यादा डोमिनेटिंग होने लगता है और यही चीज न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाने लगती है। लेकिन जैसे ही यहां न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, ये बढ़ते हुए न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को तो बढ़ाते हैं लेकिन कोलंबियन फोर्स बिल्कुल नहीं बढ़ाते और इसी वजह से यहां हेवी न्यूक्लियस के अंदर हमें न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा मिलती है और जितने जितने न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही वो न्यूक्लियस को ज्यादा स्टेबल बनाता जाएगा। सो यहां हमारा बी ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। If the mass of aluminum nucleus is 26.85 U and A is 27, then radius is. So radius of a nucleus is given by formula R is equal to R0 A raised to 1 by 3, where the value of R is 1.2 into 10 raised to minus 15 meter, while A is 27. So here, if we put value of A in equation, that leads us to the answer as 1.2 times 10 raised to minus 15 times 3. So this leads to the answer 3.6 into 10 raised to minus 15 meter. So here A is a correct answer. In ideal junction diode as shown in the figure, current flowing through AB is. आइडियल जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस में कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, तो इस वजह से यहां अगर करंट की वैल्यू ढूंढनी है तो ये बनेगा V डिवाइडेड बाय R। अब यहां वोल्टेज जो है ये बनेगा 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 1 किलो ओम्स विच इज इक्वल टू 1000 ओम्स। ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1000। अगर 0 0 कट करें तो इसे हम लिख सकते हैं 10 raised to minus 2 एम्पियर। A is a correct answer. दोस्तों यहां हमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है। तो जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट है जिसे हम EA cos थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी डायमेंशन ढूंढ रहे हैं तो हमें पहले इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम,
एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये एक एंगल है। अब यहीं से हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे हमें अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो हम लिखेंगे न्यूटन की डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t-2। अगर हम लेंथ के बारे में कहेंगे तो दिस इज L⁻⁴ होल रेज टू 2 एंड डिवाइडेड बाय कूलम, जिसे हम T1 A1 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1 L3 t-3 एंड a-1। तो ये सारे ऑप्शन में अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा।